तो अब हम बात करते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने बोला कि भाई जब भी हम करंट किसी कंडक्टर से पास करते हैं तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा पंखा बहुत देर तक चल रहा है, बंद करने पे आप उसके हाथ लगाओगे तो पंखा क्या कैसा नजर आएगा, मतलब कैसा फील होगा आपको, गर्म। इसी तरह से बहुत देर तक किसी भी वायरिंग के थ्रू अगर करंट पास हो रही है बहुत देर तक, तो आप उस वायर के ऊपर जो कवर लगा होता है, बंद करने के बाद, स्विच बंद करने के बाद उसका हाथ लगाओगे तो वो भी आपको गर्म नजर आएगा। तो कोई से भी डिवाइसेस हो तो मैक्सिमम कंडक्टर्स के थ्रू जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी काफी टाइम तक, तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चाहे आप मोबाइल को यूज करो, मोबाइल को भी अगर लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हो तो वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, हम लोग अभी जो जिस तरह से अभी लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस लाइव क्लासेस के अंदर क्या हो जाता है, आप अपने मोबाइल के को जब बाद में टैबलेट्स को, मोबाइल्स को, या फिर अपने लैपटॉप के जब हाथ लगाओगे तो गर्म नजर आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है साहब? तो इसका मतलब, और ये तभी फील हो रहा है जब हम उसको ऑन कर रहे हैं, यानी कि जब उसमें से कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रही है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन में ये आया इतनी सारे अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के, कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगी तो वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कि व्हेनेवर सम हीट इज प्रोड्यूस्ड due to the flow of electric current through the conductor or some devices or some resistances, then it becomes, or then it start to produce heat. That kind of effect is known as heating effect of electric current. Now उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि what is the main cause of heating, हीट हो क्यों रही है, इसका मेन कॉज है क्या। तो वो हमने जो डिस्कस करना है उसमें क्या बताएंगे हम, कि ये सब कुछ हुआ, मेन कॉज तो यहाँ से एक वर्ड में बोलूं तो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट से समझेंगे कैसे। तो समझने के लिए हमने बोला कि जब भी किसी कंडक्टर या रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगी, तो करंट होती क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस कौन से वाले चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी किसी वायर से, किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो, बोले तो करंट फ्लो होने के लिए एक बैटरी, एक पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है दोनों एंड्स पर। तो एक पॉइंट पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक पॉइंट पर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक। एक कंडक्टिंग के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं जिस भी एटम्स के थ्रू, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो नहीं होते तो वो रिमेनिंग एटम रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिखा, इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्सफुली एक अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से जो अभी इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड देयर रैंडमली मूव कर रहे थे, वो सभी फोर्सफुली अलाइंड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन। अलाइनिंग को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग, कि सभी को फोर्सफुली एक तरफ खींच रहे हैं। ठीक वैसे जैसे हमने एक, जैसे टीवी में दिखाते हैं मूवीज के अंदर, एक हीरो है घोड़े पे बैठा हुआ है, वो विलेन के ऊपर एक रस्सी का फंदा मारता है, गले में फंसता है, फिर वो घोड़े को भगाता है, तो घसीटता हुआ विलेन घोड़े के साथ आता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जा रहे थे फोर्सफुली इसके अट्रैक्शन के कारण इनको इधर खींच रहे हैं। इस फोर्सफुली खींचने को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर के इधर आ रहे होंगे सभी के सभी, तो क्या होगा, एक दूसरे से कोलाइड होंगे, साथ ही साथ इनके आयंस और एटम से भी कोलाइड होंगे। तो जो कोलिजन हुई, तो हम जब भी कोलिजन हो, रब करें, दो गाड़ी एक दूसरे से टकराए, तो आप देखोगे कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। टकराना तो या तो साउंड एनर्जी दे रहा है, या फिर आपके बहुत तेज चांटा खींच के मारा जाए तो आपका गाल क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल के साथ वो गर्म भी हो जाएगा, तो गर्म होने का मतलब हीट प्रोड्यूस होना। तो जब भी कोलिजन होगा तो वहां पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो दैट इज द मेन रीजन कि व्हेनेवर some potential difference is applied across the ends of the conductor, then free electrons start drifting, and during the drifting they collide with the ions or atoms of the given conductor, due to which some resistance occurs. To overcome this resistance, this conductor start producing heat.
ताकि वो रेजिस्टेंस कम हो जाए, वो हीट कहाँ निकल जाए, बाहर एनवायरमेंट में। तो इनकी ये जो कोलिजन्स की एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में, गर्मी की फॉर्म में बाहर डिसिपेट होना स्टार्ट होगी। यानी कि ये जो कंडक्टर है वो गर्म होगा और गर्म होकर के अपनी गर्मी को, हीट को बाहर निकालेगा। इसी इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट? The number of collisions, more the number of collisions with the ions or atom, more the amount of heat will be produced. ठीक है, ताकि ये पूरा डिवाइस जलने से बच जाए। तो ये अपनी कोलिजन्स के कारण ही वो जो मैकेनिकल एनर्जी या जो वर्क डन हुआ इन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी रहा है, फोर्स के कारण इनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ। ये वर्क डन के कारण ही कोलिजन पे, और ये कोलिजन से किसकी फॉर्म में बाहर जा रहा है, हीट की फॉर्म में। तो हमने क्या बोला कि जो कोलिजन के थ्रू जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो वर्क डन के थ्रू बनी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, या इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी के अंदर। सो दैट इज द मेन कॉज ऑफ हीटिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट या जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स, उसने स्टडी करी कि ये जो हीट हो रही है, जैसे आपने पूछा कि ये अचानक से ऑब्जर्वेशन में आया, तो उसने कहा क्या ये जो हीट जो निकल रही है क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हीट भी काइंड ऑफ एनर्जी है, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो उसके थ्रू जब चार्ज पास हो रहा है तो चार्ज का फ्लो होना इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, वो भी एक वर्क डन देता है, वो भी एनर्जी। और हमें एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर ये जो हीटिंग आई है ये करंट के फ्लो के कारण आई है, इसका मतलब जो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वही तो हीट में बन रही है। तो क्या मैं इस हीट को कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? तो उसने कैलकुलेशंस करना स्टार्ट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फाइनली जब वो सारी चीजें इन कंक्लूजन पे पहुंचा तो उसने देखा कि जो जिस टाइम पे हीट प्रोड्यूस हो रही है चारों तरफ, वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। तो हम भी कॉमन सेंस, अभी जो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि साहब मेरा कल कूलर जल गया, क्यों जल गया? काफी देर से कूलर रन हो रहा था, कूलर ऑन था, कूलर चल रहा था, तो उसकी वायरिंग पुरानी भी थी एक तो, और दूसरा काफी देर से चलने के कारण, फ्लो होने के कारण उसमें क्या होना स्टार्ट हो गई थी, हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसका मतलब एक फैक्टर तो क्या हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब तक आप करंट फ्लो करवाओगे तो हीट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी। अचानक से एकदम से आपने चालू कर दिया, एक नॉर्मल डिवाइस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिवाइस जिसमें नॉर्मल करंट जा रही है, तो उसके अंदर एक अचानक से हीट ही नहीं हुई। अगर कोई नॉर्मल डिवाइस को जितनी उसको करंट की रिक्वायरमेंट है उतनी करंट दी, लेकिन काफी लॉन्ग टाइम तक, तो हीट प्रोड्यूस होगी। एक नॉर्मल टाइम तक दी, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो उससे वो हीट नहीं खा रहा। यानी कि हीट प्रोड्यूस होना एक फैक्टर तो हो गया कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस। पहला फैक्टर ये सबको समझ में आ गया। हाँ बेटा पूछो क्या डाउट है। तो एक फैक्टर तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जब तक अगर करंट लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग टाइम तक अगर फ्लो होगी तो वो धीरे 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 कंडक्टर को हीट करती जाएगी, गर्म करती जाएगी, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी। वन ऑफ द फैक्टर है हीट प्रोड्यूस होने का। सेकंड फैक्टर, एक डिवाइस को जरूरत है 1 एम्पियर 2 एम्पियर की, अचानक से आपने उसके अंदर भर दी 10 एम्पियर, अचानक से ओवरलोड। जैसे घर के अंदर कभी कभी जब लाइट फ्लक्चुएट कर जाती है, अचानक हाई वोल्टेज आता है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उड़ जाते हैं। वो उड़ने का मतलब क्या होता है, फूटते नहीं है बंगी जैसे, उसके किन वायर्स के थ्रू अचानक से 2 एम्पियर जानी थी 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट आ गई। वो करंट इतनी ज्यादा हुई कि जितनी उसका रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा करंट आ गई, तो नंबर ऑफ कॉलिजन अचानक से उतने ही क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा हो गए। मान लीजिए 2 एम्पियर कंस्टिट्यूट कर रही है, इसमें 10 एम्पियर का मतलब क्या है, 5 गुना इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं इतने ही एरिया में, तो इतनी एरिया में 5 गुना इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराऊंगा जबरदस्ती, तो कितने कॉलिजन्स होंगे आप सोचो। मेरे को फ्लो भी करवाना है, मतलब जा भी नहीं है करंट, तो भयंकर स्पीड से जा रही है। तो जैसे मूवीज के अंदर देखते हैं कार चल रही है, मतलब बहुत भीड़ के अंदर, ट्रैफिक के अंदर, तो हीरो तो बड़ा स्टाइल से निकाल लेता है, लेकिन बेचारी जो उसके आसपास की कार होती है वो संभाल नहीं पाते और वो टकराते हैं। तो सेम सिचुएशन ये 2 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर की करंट भेज दी तो क्या होगा, कॉलिजन इतना बढ़ जाएगा
कि सडनली उसी टाइम पर वो डिवाइस इतना हीटअप हो जाएगा कि जो उसके ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग है वो हट जाएगी, गर्म होकर के पिघल जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव जो आसपास थे वो वापस टच में आ जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया और बूम। समझ में आया? इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ करंट पर। तो अमाउंट ऑफ करंट पर हीट डिपेंड कर रही है, मोर द करंट मोर विल बी द हीट। ठीक, अब कितने को ये समझ में आ गया? सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ, मतलब मोर अमाउंट ऑफ करंट। और करंट के उसने देखा कि करंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हो सकता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई होता, तो इसी वजह से उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पहले किए, फिर फाइनली वो इस बात पे पहुंचा कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो किस पर डिपेंड कर रही है? करंट के स्क्वायर पर। तो अगर आपने करंट जितनी भेजी तो उसके स्क्वायर टाइम्स हीट प्रोड्यूस होने वाली है, एक वन ऑफ द फैक्टर। सेकंड, थर्ड फैक्टर, तो दो फैक्टर हमने लेके, एक टाइम, एक इलेक्ट्रिक करंट, और थर्ड फैक्टर है हमारा क्या? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, अगर किसी कंडक्टर, वैसे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम ही होता है, लेकिन सर्किट बनाते टाइम, एक सर्किट डायग्राम बनाते टाइम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते टाइम केवल ऐसी एक चीज तो लगी भी नहीं, उसमें बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स हैं जहां सब जगह से करंट को जाना है। तो कहीं पे हमें ज्यादा करंट चाहिए, कहीं पे कम चाहिए। तो जिस जगह पे मान लो 2 एम्पियर यहां से चाहिए, लेकिन इसके जस्ट बाद जो कंपोनेंट लगा है वो ऐसा है कि वो 0.5 एम्पियर ही बेयर कर सकता है, तो उसमें इस 2 एम्पियर को फ्लो करवाने के लिए क्या करूं? दोनों के बीच में एक और बैरियर लगा दूं, यानी कि ऑलरेडी मैं एक रेजिस्टेंस इनबिल्ट कर देता हूं। तो अगर रेजिस्टेंस इनबिल्ट किया तो ये 2 एम्पियर उस रेजिस्टेंस में से पास होगी, रेजिस्टेंस का मतलब तो फिर से वही, ये नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो जितना ज्यादा किसी भी कंडक्टर का, या इवन खुद इसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, इसका खुद का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो उसका मतलब है पहले से इसमें कोलिजन बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। तो इसका मतलब तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है करंट क्या, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक आई स्क्वायर पर, एक आर पर, और एक टाइम। तो उसने देखा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस कैलकुलेशन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो हम फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली कि कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। अब ये उसने डायरेक्टली देने की जगह कैसे दिया? ये उसने डायरेक्टली देने की जगह कैसे दिया? उसने कैलकुलेशंस कैसे की? तो आपसे पूछे कि यार तुम्हें कैसे पता यही फॉर्मूला आएगा? तो ये रहा उसका प्रूफ कि भाई, अच्छा, इस फॉर्मूले को ही बोलते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, कोई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ। सिंस वी नो दैट अगर एक V वोल्टेज की बैटरी किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाई जाए जिससे Q चार्ज इज अबाउट टू फ्लो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, तो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V हो और Q हो। तो हमने शुरू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सीख रखी है कि if whenever some potential difference V is applied across the end of the conductor, then it will make the charge Q flow inside the circuit. तो अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है V पोटेंशियल के कारण, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वुड बी डन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो W इज इक्वल टू QV, ये हमने शुरू से पढ़ रखा है। तो W इज इक्वल टू QV हो गया। लेकिन हमें पता है कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? I इंटू T। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया Q की वैल्यू IT, तो एक फॉर्मूला बन गया VIT। इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लें, वापस से थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें, तो ये W हो गया VIT। फिर इसी तरीके से हमें पता है कि ओम्स लॉ है, ये कंडक्टर जनरल चीज चल रही है, अगर इसका रेजिस्टेंस R हो, दे रखा हो, कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, भले ही कम हो, कुछ ना कुछ तो होगा। जीरो तो 100% हो नहीं सकता। जीरो तो किस केस में होता है? आइडियल कंडक्टर, आइडियल केस में। और आइडियल दुनिया में कोई चीज नहीं होती। तो छोटा मोटा जो भी रेजिस्टेंस है, R अगर रेजिस्टेंस मान लिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या जाएगा? IR, और ये IR हमने V की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो I इंटू I स्क्वायर आर टी, ये बन गया I स्क्वायर आर टी। और हम शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आए कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो ही रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वर्क डन किसके कारण है? करंट फ्लो के कारण। यानी कि अभी राइट नाउ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इसी की वजह से क्या हीट प्रोड्यूस हुई है? हाँ। तो हम क्या बोलेंगे कि यही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है?
एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यही वर्क डन या यही इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? हीट की फॉर्म में। तो कितनी हो गई? H is equals to I square RT। So this is the proof of Joule's law, H is equals to I square RT। हाँ भाई बिल्कुल, अब मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी लोग।